हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ऑन दी अनअकैडमी अनस्टॉपेबल्स। दोस्तों, इतिहास में बहुत बार ऐसे करंट अफेयर्स के मुद्दे आते रहते हैं। इस ऐसे मुद्दे होते हैं जहां आपको बैकवर्ड लिंकेजेस के आधार के ऊपर यूपीएससी के रिलेटेड टॉपिक्स मिलते हैं और ओवरऑल हिस्ट्री कल्चर के अनुरूप भी हमें बहुत सारे मुद्दे देखने को मिलेंगे। उनमें से एक बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा अभी देखने को मिल रहा है, दैट इज विथ रेफरेंस टू अ टॉपिक कॉल्ड एज पीपरवा रिलिक्स। जी हाँ दोस्तों, बुधा के रिलिक्स थे। बुधा की अस्थियां हुआ करती थी, बहुत पुरानी थी, जिसके ऊपर स्तूप बना हुआ था। तकरीबन तकरीबन बुधा के मृत्यु के बाद इमीडिएटली ये स्तूप बना था, अराउंड 483 बीसी के आसपास। और ऐसा कहते हैं कि ये स्तूप को जब डिस्कवर किया गया, उसके अंदर की जो अस्थि है और बहुत सारा सामान जो बुद्ध के रिलेटेड था, ये सामान को ब्रिटिश, खास करके जो इसको एक्सकेवेट करने वाला व्यक्ति था विलियम क्लैक्सटन पेपे, वो भारत के बाहर लेके चला गया। वो लेके चला गया, उसने उस अस्थियों का अपने फैमिली को दे दिया और उसकी फैमिली जनरेशन टू जनरेशन उसको कंजर्व कर रही थी, अपने पास रख रही थी धरोहर के रूप में। पर उन्हीं में से एक फैमिली मेंबर ने कुछ साल पहले उसको बेचने की कोशिश की और बेचते-बेचते ये चला गया हांगकांग। हांगकांग में सोथबीस नाम की एक कंपनी है जो ये ऑक्शनिंग करती है पुरानी विरासतों की, पुराने अवशेषों की, बहुत सारे हिस्टोरिकल रेलिक्स होते हैं उसकी। और उसने जब ये ऑक्शनिंग शुरू किया तो इंडिया ने उसका अपोज किया और इंडिया ने कहा कि नहीं, ये तो हमारे महात्मा बुद्ध की अस्थियां है, इसको हम लोग कभी भी अलाउ नहीं करेंगे कि इस तरह से आप उसको बेचें। आखिर के परिणाम स्वरूप भारत ने ये जो ऑक्शनिंग थी, जो बुद्ध की अस्थियों की थी, जहाँ पे वो बेची जा रही थी पब्लिकली, उसका विरोध करते हुए इवेंचुअली भारत की सरकार ने डिप्लोमेटिक और अपनी क्या कह सकते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का उपयोग करते हुए इन अस्थियों को भारत में वापस लेके आए। अब कहानी आपको इस तरह से देखने को मिलती रहती है कि ये अस्थियां कैसे भारत के बाहर गई। सर ठीक है, आपको ये भी कहानी क्लियर हो जानी चाहिए। आपको ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि इन अस्थियों के कंटेक्स्ट में भारत की जो विरासत है, या और भी बहुत सारे हमारे पास एंशियंट मॉन्यूमेंट्स है, आर्टिफैक्ट्स है, ये कैसे भारत के बाहर ये ब्रिटिश लेके गए और इवेंचुअली उसका आज की तारीख में भी भारतीय धरोहर, यानी कि हमारी जो विरासत हेरिटेज का पार्ट होना चाहिए, उसको हम लोग कंजर्व करते हुए उसको स्टोर करने की जब बात करेंगे सर, ठीक है, तो विल सी कि हम कैसे रिक्लेम कर सकते हैं। मेरा नाम प्रतीक नायक है। मैं पिछले 10 या 12 साल से इतिहास, आर्ट एंड कल्चर जैसे टॉपिक्स को पढ़ा रहा हूँ। और आज के इस सेशन के अंदर हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि कैसे पीपरवाह करके जो जगह है सर, ठीक है, या पिपराव करके जो जगह है, वहां से कैसे ये बुधा की अस्थियां इकट्ठी हुई है। बाय द वे, अगर आपने मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो ये हमारा क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन करके मुझे फॉलो कर दीजिए। हमारे लाइव क्लासेस का अपडेट आपको वहाँ पे मिल जाएगा और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट आपको ऑफर्स मिल रही है। ऑफर्स आज की तारीख में अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है 3 डे फ्री ट्रायल। जी हाँ दोस्तों, 3 डे फ्री ट्रायल अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है ऑन दी अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। जो प्लस प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन, 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, उसमें आप 3 दिन का फ्री ट्रायल ले सकते हो। इसमें आप जितने भी कोर्सेज, बैचेस, हैंडआउट्स, मटेरियल्स जो भी डाउनलोड करना है, आप सब कुछ इसके अंदर से डाउनलोड करके तैयारी अपने आप को पुश कर सकते हो। ये 3 दिन का फ्री ट्रायल है, ये 1 से 3 अगस्त के बीच में है, तो आप इसका ज़रूर से लाभ उठाइएगा और एनरोल कर दीजिएगा बिफोर 3 अगस्त, सो दैट आप यहाँ पे हमारे क्लासेस, लाइव क्लासेस, प्लस क्लासेस, जो भी आपको एक्सेस करना हो, मटेरियल सब कुछ आप देख सकते हो। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा सेशंस कंडक्ट कराए जाते हैं, आप इनको भी अटेंड कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो अटेंड द टॉप एजुकेटर सेशन जो हम लोग यहाँ पे कंडक्ट करा रहे हैं। नई बैचेस भी आपको देखने को मिलती रहेगी। खैर, अब मुद्दे की बात के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों। लेट अस कम टू द मेन पॉइंट अराउंड कि ये पीपराव की जो जगह है वहाँ पे कैसे ये अस्थियाँ पहुंची है सर, ठीक है, और ये भारत के बाहर कैसे गई। बाय द वे, इसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया था सर, ठीक है, जब ये अस्थियाँ वापिस आई तो अवर प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो ट्वीटेड, कहा कि दिस इज अ जॉयस डे फॉर अवर कल्चरल हेरिटेज, राइट, ओके, क्योंकि 127 साल के बाद, आफ्टर 127 ईयर्स, दिस रेलिक्स वर ब्रॉट बैक टू इंडिया। अभी रिसेंटली 3 दिन पहले ये आए हैं सर, ठीक है। भगवान बुद्ध की अस्थियां थी। अब सवाल यहाँ से ये आता है कि ये कैसे भारत के बाहर गए, पहली बात तो। दूसरी कहानी आपको यहाँ से ये भी क्लियर हो जानी चाहिए कि ये भारत के बाहर गए तो गए, इसको हमने कैसे रिक्लेम किया है। बड़ी इंटरेस्टिंग पिडेगॉगी इसके अंदर से आपको देखने को मिलती रहती है सर, ठीक है। और थोड़ा बहुत बैकवर्ड लिंकेजेस के अंदर आपको स्तूप आर्किटेक्चर के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी यहाँ से बहुत बार सवाल निकालता रहता है सर, ठीक है। अब एक एक करके मेन मुद्दे के ऊपर आऊंगा। आई कम बैक टू द मेन इशू अराउंड कि ये क्या है सर, ठीक है। तो देखिए, बुद्ध की जब मृत्यु हुई ना, व्हेन बुद्धा पास्ड अवे सर, ठीक है, तो बुद्ध ने अपने फॉलोअर्स के साथ डिस्कशन किया था सर, ठीक है। और डिस्कशंस के कंटेक्स्ट में अगर आपको थोड़ी बहुत आइडिया रही होगी तो आनंद करके बुद्ध के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉलोअर हुआ करते थे। कौन थे? आनंद सर, ठीक है।
आनंद और बुद्ध के बीच में डिस्कशन हुआ था। ये डिस्कशन में आनंद ने बुद्ध को पूछा था कि तथागत शाक्य मुनि के रूप में, आप तथागत हो, आप शाक्य मुनि के रूप में हो, आपकी मृत्यु हो जाएगी तो हम आपको कैसे याद रख पाएंगे, है ना? आपके आपने तो कहा है कि मैं तो कोई ईश्वर के रूप में, मतलब बुद्धा ने अपने आप को टीचर के रूप में कहा था, फ्रेंड फिलोसफर के रूप में कहा था, तो हाउ यू विल बी वी विल बी एबल टू रिकॉल यू अराउंड सर, ठीक है? तो बुद्ध ने कहा था कि एक काम करना, मेरे लिए मेरी जो अस्थियां होगी, मेरी जो रेलिक्स है सर, ठीक है, ये रेलिक्स के इर्द गिर्द आप एक छोटा सा टिल्ला बना दीजिएगा, है ना? तो जब अग्निदाह देते हैं, अग्निदाह देने के बाद क्या होता है, व्हाट हैपन, अस्थियां बच जाती है, अस्थियां और बाकी सारे अवशेष बच जाते हैं, उसको एक जगह के ऊपर इकट्ठा करिएगा और एक छोटा सा माउंड बना देना सर, ठीक है? माउंड, या उसको हिंदी में अपन टिल्ला कहते हैं। इसके लिए बुद्ध ने पाली लैंग्वेज में शब्द यूज किया था थुप। क्या शब्द यूज किया था? थुप। ये जो थुप हुआ करते थे, ये थुप बेसिकली अलग अलग जगह के ऊपर बन के आए सर, ठीक है? तो बुद्ध ने कहा कि मेरी अस्थियों को इकट्ठा करो, है ना, एक जगह के ऊपर, और फिर वहां पे थुप बना देना सर, ठीक है? ये थुप को प्राकृत के अंदर, या संस्कृत के, पाली प्राकृत में उसको थुप कहा गया, संस्कृत में उसको स्तूपा कहा गया। इन संस्कृत इट वाज कॉल्ड स्तूपा सर, ठीक है? तो इस तरह से स्तूपा का डेवलपमेंट बुद्ध ने प्रपोज किया। ये स्तूपा के अंदर ही रेलिक्स हुआ करते थे। मैंने आपको बताने की कोशिश की कि बुद्ध की जो अस्थियां थी वो सब की सब यहाँ पे स्टोर की गई थी, और इस तरह से विल सी कि बुद्ध तो अपना मैसेज देके चले गए सर, ठीक है? इसको वी विल फाइंड कि बुद्ध ने अपनी जो क्या कह सकते हैं कि डिस्कशंस के रूप में आनंद को ये समझाने की कोशिश की थी। अब सवाल ये आया कि बुद्ध की मृत्यु हो गई। अब बुद्ध जब निर्वाण प्राप्ति या महापरिनिर्वाण हो गया बुद्ध का, तो फिर उनकी अस्थियों का क्या करना चाहिए, उसके ऊपर लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया सर, एक प्रॉपर कॉन्फ्लिक्ट हुई थी। अजातशत्रु करके एक राजा था, उसने तो वहां पे अटैक कर दिया था सर, ठीक है? तो बुद्ध का मृत्यु कुशीनगर में हुआ था, तो कुशीनगर के राजाओं ने कहा कि बुद्ध हमारे हैं, बुद्ध की अस्थियों को हम रखेंगे, हम वहां पे स्तूप बनाएंगे। अच्छा, शाक्य डायनेस्टी जहां से बुद्ध बिलोंग करते थे, उनकी फैमिली भी आ गई, उन्होंने कहा कि बुद्ध बिलोंग्स टू अस, है ना, बुद्ध तो हमारे हैं सर। तो वी विल सी कि इस तरह से हमें ये पता चलता रहता है कि बहुत सारी डिबेट्स और डिस्कशंस हुई सर, ओके? तो फिर एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था द्रोणा, है ना? तो द्रोणा ने बीच में एक सॉल्यूशन लाया। तो द्रोणा ने कहा कि देखो, बुद्ध के जीवन के साथ कुछ ऐसे प्लेसेस कनेक्टेड है जो सीधे सीधे बुद्ध के द्वारा विजिट की गई है, यहाँ पे बुद्ध गए हुए थे सर, ठीक है? हम उस जगहों को आइडेंटिफाई कर देते हैं और वहाँ पे हम लोग अस्थिया को बिखर के अल्टीमेटली स्तूप बनाएंगे सर, ठीक है? तो पहले 8 स्तूप बन के आए हैं जो बुद्ध के साथ जुड़े हुए प्लेसेस के साथ जुड़े हुए हैं। अंडरस्टूड दिस पार्ट, ओके? जहाँ पे माउंड बरियल्स किए गए थे, हीप्स, या आपकी जो मैंने बताया ना मट्टी और ये सब इकट्ठी की गई है, और फिर उसके आजू बाजू में हमें ये पता चलता है कि उसको इन्होंने डेवलप किया है, राइट? ओके? तो इस तरह से 8 जगह ऐसी है, देर आर 8 प्लेसेस अराउंड, ये जो आप मेरे ऊपर देख पा रहे होंगे यहाँ पे सर, ठीक है? वहाँ पे आपको ये स्तूप आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट मिलता है, या स्तूप का एक प्रॉपर डेवलपमेंट दर्शाएगा सर, ठीक है? ये स्तूप में ही अस्थियां हुआ करती थी, ये स्तूप के अंदर ही मैंने आपको बताया रेलिक्स हुआ करती थी। तो राजगीर, वैशाली, कपिलावस्तु, अलकप्पा, रामग्राम, वेथाडीप, कुशीनगर और पावासर, ठीक है ना? ये वो मेन जगह आपको देखने को मिल जाएगी। दिस आर द मेन प्लेसेस अराउंड वेयर यू विल फाइंड द स्तूपा वाज मेड सर, ठीक है ना? यहाँ पे मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो मेन जगह है, राजगीर है, वैशाली है, कपिलावस्तु है, अलकप्पा है, रामग्राम, वेथडीप, पावा और पीपरहाव सर, ठीक है? इनमें से जो पीपरहाव है, इसको कहते हैं सबसे ओल्डेस्ट प्लेस जहाँ पे पहला स्तूप बन के आया था सर, ठीक है? सो द वेरी फर्स्ट स्तूपा दैट वाज बिल्ट, जो अस्थियों के रूप में बुद्ध की अस्थियों को वहां पे स्टोर किया गया था, उस जगह का नाम पीपरहाव था सर, ठीक है? वैसे ही कुशीनगर, क्यों? क्योंकि कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हुई थी, वहां पे उन्होंने महापरिनिर्वाण या वी विल सी की लास्ट अपनी जो सांस है वहां पे ली थी सर, ठीक है? या पावा है, या पावापुरी है, रामग्राम है, कपिलावस्तु है। कपिलावस्तु क्यों? क्योंकि शाक्यस का कैपिटल हुआ करता था, वहां से ही तो विल सी की शाक्यस बिलोंग करते थे। तो ये सब जगह आपकी प्रोमिनेंट है। अब उसमें हमारे लिए अभी चर्चा का विषय है वो है पीपरहाव का सर, ठीक है? अब पीपराहो में बेसिकली जो स्तूप बन के आया उसको कहते हैं शारीरिक स्तूपा। क्या कहते हैं? शारीरिक स्तूपा। अब आप पूछोगे कि सर ये शारीरिक स्तूपा क्या होता है और उसकी क्या कहानी है? तो देखिए, स्तूप जो है ना, अलग अलग तरह से बन के आया है, हमेशा से याद रखेगा सर, ठीक है ना? स्तूपा की जो कंस्ट्रक्शन हुई है, स्तूपा का जो निर्माण हुआ है, वो 3-4 प्रकार से आपको मिलता है सर, ठीक है? इनिशियली जो स्तूप बन के आए, दे आर कॉल्ड एज शारीरिक स्तूपा। क्या कहते हैं? शारीरिक स्तूपा। शारीरिक स्तूप क्यों? क्योंकि इसमें शरीर के अवशेष है, अस्थियां है ना सर, एक तरह से। दैट इज वन ऑफ द रीजन सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके? उसके बाद धीरे धीरे हमें देखने को मिलता है कि परिभोगिका स्तूप बन गया है। परिभोगिका का मतलब होता है कि भाई बुद्ध की जो भी वस्तुएं थी, उनके कोई पर्सनल बिलोंगिंग थे, उसके आजू बाजू में भी स्तूप का निर्माण किया गया सर, ठीक है?
और बाद में वी विल सी कि उद्देशिका, उद्देशिका यानी कि कॉमेमोरेटिव स्तूप बनते हैं कोई मेमोरी को ध्यान में रखते हुए, कोई इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस को ध्यान में रखते हुए, कोई इवेंट को ध्यान में रखते हुए। ये जो स्तूप है इसकी खासियत आपको इस तरह से देखने को मिलेगी कि इन स्तूपों के अंदर में प्रिसाइसली कोई अस्थियां नहीं होती, यू डू नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ रेलिक्स। ओके, तो रेलिक्स वाले जो स्तूप है ना, उनको हम लोग कहते हैं शारीरिक स्तूप। आपको पहली कहानी क्लियर हो जानी चाहिए। अब सवाल यहां से ये निकल के आता है कि भाई 8 जगह के ऊपर स्तूप बने, उनमें से सबसे पहले पीपरहाउ स्तूप था सर, ठीक है। ये पीपरवा स्तूप जो है उसकी इंपॉर्टेंस आपको इस तरह से मिलती रहती है कि ये बन के आया था समवेयर अराउंड 483 बीसी के आसपास सर, ठीक है ना। तो बुद्ध की मृत्यु कब हुई सर, है ना, बुद्ध का टाइम फ्रेम था अगर आपको थोड़ा बहुत इतिहास पता होगा तो दैट वाज अराउंड 568 बीसी टू 483 बीसी सर, ठीक है ना। 568 से लेके 483 बीसी के बीच में बुद्ध का टाइम पीरियड था। तो इसी पीरियड में बुद्ध एग्जिस्ट किया करते थे और इनके मृत्यु के बाद इमीडिएटली ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ जो जगह के ऊपर सर, ठीक है ना, जो जगह के ऊपर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ जिसका नाम है पीपर हाउस स्तूपा, ये सबसे पहले बन के आया था। इट इज द ओल्डेस्ट वन सर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे फोटो में भी देख पा रहे होंगे, इफ यू आर एबल टू सी इन द फोटोग्राफ एज वेल, मैं यहाँ पे हाईलाइट करके आपको एक्सप्लेन करवा रहा हूँ। ये भी एक स्तूप ही है, आप देखिए दिस इज एक्चुअली द पीपरवा स्तूप सर, ठीक है। तो एक छोटी सी माउंड है आपको देखने को मिलती रहती है, नीचे उसका प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा, अंदर बुद्ध की अस्थियां ओरिजिनली हुआ करती थी। तो समवेयर इन दिस माउंड, ये जो टिल्ला है इसके ऊपर बुद्ध की अस्थियां हुआ करती थी। अब सवाल यह आया कि ये जो बुद्ध की अस्थियां ओरिजिनली यहाँ पे बनाई थी राजाओं के द्वारा और ब्राह्मण द्रोणा ने सब सेटलमेंट कराया था, उसको किसने निकाल के लेके चला गया और भारत के बाहर कैसे चला गया सर, ठीक है। तो हुआ क्या कि ब्रिटिश कार्यकाल में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में काम कर रही थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हो चुकी है और भी संस्थाएं आपको देखने को मिलती रहेगी सर, ठीक है। तो इस कार्यकाल में समवेयर इन द पीरियड ऑफ 1880s एंड 1890s भारत में एक बहुत बड़ा अकाल आया था। आप सबको पता होगा ये 1896 से लेके 1896-98 के बीच में, एंड अगेन इन द ईयर 1899 देयर वर वन मोर फमाइन सर, ठीक है ना, एक और आपको अकाल देखने को मिलेगा सर, ठीक है। ये अकाल के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ने इरिगेशन सिस्टम के ऊपर काम करने की शुरुआत की और फिर वाटर को डिस्कवर करने के लिए या पानी को जमीन में से निकालने के लिए बहुत सारी जगह के ऊपर एक्सकेवेशन किया सर, ठीक है। तो एक ब्रिटिश इंजीनियर था जिसका नाम था विलियम क्लैक्सटोन पेपे। क्या नाम था? विलियम क्लैक्सटोन पेपे। प्लीज रिमेंबर द नेम, आपको ये फैक्ट्स के रूप में पूछा जा सकता है कि हु वाज विलियम क्लैक्सटोन पेपे सर, ठीक है। ये सिविल इंजीनियर था, ये उस टाइम पे जेसीबी की खुदाई कर रहा था। खैर जेसीबी तो था नहीं सर, पर एक तरह से एक्सकेवेशन का काम कर रहा था, राइट। ये विलियम क्लैक्सटोन पेपे को पीपरवा नाम की जो जगह है, ये मैंने आपको बताया सर पीपरवा, वहां पे उसने ये एक्सकेवेशन काम शुरू किया था। वहां पे उसको लॉर्ड बुद्धा के रिलेटेड रिमेन्स मिल गए। अब उसको कैसे पता चला कि मेरे को जो मिला है कास्केट या मेरे को जो डिस्कवरी हुई है ये बुधा के रिलेटेड है सर, ठीक है। तो उसने जब खोदना शुरू किया ना तो उसको बोन के फ्रेगमेंट्स मिले, हड्डियों के फ्रेगमेंट्स मिले, सोप स्टोन मिला सर, पत्थर मिला सर, क्रिस्टल के कास्केट्स मिले, सैंडस्टोन के कॉफर्स मिले सर, ठीक है, गोल्ड ऑर्नामेंट्स और थोड़े बहुत जेमस्टोन्स मिलते हैं सर, ठीक है। तो अगर आप मेरे पीछे ये फोटोग्राफ देख पा रहे होंगे, दिस वन सर, ठीक है। तो ऐसा एक कास्केट मिलता है, एक डब्बा मिलता है, राइट। ये डब्बे के ऊपर ब्राह्मी के अंदर एक इंस्क्रिप्शन था सर, ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर इंस्क्रिप्शन था जिसमें ये कहा गया था कि इसमें जो अस्थियां है ये शाक्य वंश के बुद्ध की अस्थियां है सर, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए इसके ऊपर ब्राह्मी लिपि के अंदर ये इंस्क्रिप्शन इश्यू किया था, क्योंकि प्राकृत भाषा या पाली भाषा जो है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी पुराने टाइम के ऊपर, राइट, ओके। तो इस तरह से उसने आइडेंटिफाई करवाया कि भाई देखो ये तो बहुत पुराना है और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि भाई हमें इसके कंटेक्स्ट में अब स्टोरेज और इसको लेके जाना चाहिए सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो ये जो विलियम क्लैक्सटोन पेपे जो है उसने सरकार को इमीडिएटली बताया, गवर्नमेंट को बताया 1890s के दशक में कि सर हमको ये डिस्कवरी हुई है। तो सरकार उस पीरियड में ऑलरेडी एएसआई की स्थापना कर चुकी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सर, ठीक है। और एएसआई और साथों के साथों हिस्ट्री के ऊपर थोड़ा कंजर्वेशन का काम भी हो रहा था। तो बहुत सारे वस्तुओं को इन्होंने इंडियन म्यूजियम जो कलकत्ता के अंदर इन्होंने बनाया था, ब्रिटिश ने ही बनाया था, वहां पे स्टोर कर दिया सर, ठीक है। अब मजा ये आता है कि भाई पेपे ने क्या किया था कि सबका सब सामान सरकार को जमा नहीं कराया।
पेपे को लगा कि ये तो मेरी पर्सनल डिस्कवरी है भाई, मैं तो सिविल इंजीनियर हूँ, मैंने तो इसकी डिस्कवरी की है, बिकॉज मैंने डिस्कवरी की है तो ये तो मेरी पर्सनल मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है ये, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, तो मैं तो इसको भाई मैं ना सहता, मैं सरकार को सब कुछ थोड़ी दूंगा सर, ठीक है। तो इसने सरकार को दरखास्त की कि सर मेरे को थोड़ा रखने दो सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है कि पेपे ने कुछ रख दिया है ना। सो पेपे केप्ट इट फॉर हिमसेल्फ। पेपे ने कहा कि भाई देखो, मैं कुछ वस्तुएं अपने पास रखता हूँ और बाकी सब सरकार को दे देता हूँ। अब बात आगे चली सर, तो इस तरह से ये वस्तुएं जो बुद्ध की जो रेलिक्स और अस्थियां हुआ करती थी और अमुक उनकी पर्सनल, मैंने बताया कि ऑर्नामेंट्स और जेमस्टोन्स हुआ करते थे, ये कुछ कुछ पेपे के पास रह गए। अब देखो पेपे के पास तो रह गए, ये भारत के बाहर कैसे गए, हाउ डिड इट वेंट आउटसाइड सर, ठीक है। तो अमुक वस्तु तो पेपे खुद लेके चला गया, विलियम क्लैक्सटन पेपे खुद लेके जाता है, वो कहता है कि देखो ये जो जेमस्टोन्स और बाकी सारी वस्तुएं हैं, आई टेक इट बैक विथ मी सर, ठीक है। दूसरा, तात्कालिक रूप में वाइसरॉय एल्गिन उस पीरियड में इंडिया में था सर, ठीक है। तो एल्गिन को ये लगा कि मुझे थाईलैंड के राजा को, सियाम के जो राजा है उनको कुछ गिफ्ट देना चाहिए। अब ऐसी कहानी क्यों है सर, ठीक है। तो देखिए सियाम यानी कि जिसको हम लोग थाईलैंड का एक किंगडम के रूप में या रीजन के रूप में कंसिडर देखेंगे सर, हिस्टोरिकल सर, ठीक है। तो सियाम यानी कि थाई राजा को उसने गिफ्ट दिया। अब थाईलैंड के साथ ब्रिटेन की उस पीरियड में डिप्लोमेसी चल रही थी, क्योंकि ब्रिटिश हमेशा से ये देख रहे थे कि थाईलैंड जो है वो फ्रेंच कॉलोनी में कन्वर्ट ना हो जाए, क्योंकि वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ये सब रीजन में आप देखोगे जिसे इंडो चाइना कहते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी द फ्रेंच हैड ऑलरेडी एंटर्ड, ओके। और थाईलैंड एक बफर जोन था, क्योंकि बर्मा वॉज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सर, ठीक है। तो बर्मा से जस्ट नीचे जाओगे तो आपको थाईलैंड देखने को मिलेगा, और उससे ईस्टर्न साइड में जाओगे तो वियतनाम, कंबोडिया, लाओस वाला रीजन आएगा। तो ब्रिटिश को हमेशा से एक डर था कि थाईलैंड जो है उसको सिक्योर करके रखना है, और ये सिक्योर के केस में उन्होंने ये राजा को गिफ्ट दे दिया। अब देखिए है ना, ब्रिटेन का तो खुद का था नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी, या उसके बाद आप देखिए जो ब्रिटिश सरकार थी उसका तो था नहीं सर, ठीक है। सो दिस वाज ऑल पार्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि क्राउन का रूल आ गया था 1857 के रिवॉल्ट के बाद, तो राइट, ओके। अब तो बात आगे चली सर, इस तरह से विल सी की कुछ रिलिक्स थाईलैंड के पास चले गए, उनके राजा के पास चले गए सर, ठीक है ना। सो विल सी की बोन के रिलिक्स वहाँ के राजा किंग रामा फाई को दे दिए गए। अब बोन के रिलिक्स तो चले गए, पर अभी भी जो जेमस्टोन्स है और भी रिलिक्स थे वो तो अभी भी ब्रिटिश ये इंजीनियर पेपे के पास थे। तो पेपे ने अपनी फैमिली को पास ऑन किया है ना। फैमिली को पास ऑन करने का मतलब ये है कि भाई हेरिटेज है, तो उसकी फैमिली ने उसको बचा के रखा था, है ना। तो 1898 से ये भारत के बाहर चला गया था। उसके बाद वी विल सी कि पेपे तो लेके चला गया और उसकी फैमिली ने कंजर्व करके रखा 2013 तक आते आते, है ना। वी विल सी कि इन 2013, ओके, उसकी फैमिली में एक व्यक्ति था जिसका नाम था क्रिस पेपे। अब हमारे लिए ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये बदमाश था। बदमाश क्यों था? क्योंकि इसको पैसों की आवश्यकता हो गई। उसको लगा कि ये जो पुराने पत्थर और ये सब जेमस्टोन पड़े हुए हैं, इसका हम क्या करेंगे, व्हाट विल डू आउट ऑफ इट, ओके। इससे अच्छा बेटर ये होगा कि भाई हम ये जो जेमस्टोन है अब किसी को बेच दे सर, ओके। तो वेस्ट में, पश्चिम वर्ल्ड में आपको बहुत सारी ऐसी एजेंसीज देखने को मिलती है, इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलते हैं, जो ये एंशियंट हेरिटेज और क्राफ्ट के ऊपर डील कर रहे होते हैं ना, और ये सब के सब व्यापार कर रहे होते हैं ये पुरानी धरोहर की वस्तुओं का सर, ठीक है। तो एक संस्था है जिसका नाम है सॉथबीस, ओके ना। ये सॉथबीस यूके बेस्ड संस्था है, इसकी ब्रांच हांगकांग में भी है। तो हुआ क्या कि इन्होंने इसको सॉथबीस को बेच दिया, कहा कि इसका ऑक्शनिंग कर दो, और ऑक्शनिंग करके जो भी पैसा आएगा सर हमको तो मौज ही मौज हो जाएगी, ये तो बुधा की अस्थि है, लोग तो पड़ा पड़ी कर देंगे इसको इकट्ठा करने के लिए। और जो आर्ट कोनोजियर्स होते हैं ना, ऐसे लोग जिनको आर्ट को लेके ऐसा है कि भाई हम आर्ट को तो कैसे भी करके खरीद लेंगे सर, तो इन्होंने यहाँ बुद्ध की जो जेमस्टोन्स थे और उनके रिलेटेड मैंने बताया जो वस्तुएं थी, क्योंकि कुछ तो थाईलैंड के पास चले गए हैं, कुछ अभी भी यहाँ पे है सर, ठीक है, उसको बेचने का प्लान किया। अब इसका ऑक्शनिंग होने वाला था मई महीने में, है ना, तो मतलब 1 डेढ़ महीने पहले की बात है, 5 मई को इसका ऑक्शनिंग होने वाला था। भारत सरकार को पता चला कि यार ये तो बेच रहा है सर, ठीक है, पर्सनल बिलोंगिंग के नाम के ऊपर, राइट, ओके। तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने डिसिसिव इंटरवेंशन किया कि भाई हम ना सहते भाई, हम ना चलाते हैं। तो हमने ये सॉथबीस को लेटर लिखा, हमने कहा कि भाई देखो तुम्हें ये ऑक्शन खत्म करना पड़ेगा, ये नहीं चल सकता, और ये तो हमारी धरोहर है, ये बुद्धा की अस्थियां है, ये विलियम क्लैक्सटन पेपे अपने हिसाब से लेके चला गया था सर, ठीक है। और हमारी कल्चर मिनिस्ट्री इस तरह से ये लेके गई, ये तो गलत है सर, ठीक है, मतलब कल्चर मिनिस्ट्री ने कहा कि आप ये इसको लेके जा रहे हो, ये तो बिल्कुल गलत है सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके।
तो पहले तो हमने क्या किया कि इसके पोस्टपोनमेंट करा दी ऑक्शन की, है ना। तो हमारी हांगकांग में जो कॉन्सुलेट है इंडिया की सर, है ना, हांगकांग के अंदर, क्योंकि हांगकांग इज टू ए ब्रिटिश कॉलोनी, तो वहाँ पे हमारी कॉन्सुलेट बैठती है। तो हमारे जो कॉन्सुल जनरल थे और हमारी जो डिप्लोमेटिक स्टाफ थे, उन्होंने प्रेशर किया, हांगकांग की सरकार को भी लिखा कि भाई देखो ये थोड़ी चलता है, हमारी धरोहर है, आपको हमें वापस देना पड़ेगा सर। ठीक है, तो थोड़े कंसिडरेबल हुए। अब सवाल ये था कि इंडियन सरकार ने क्लेम तो कर दिया पर इंटरनेशनली ये वैलिड नहीं है, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने डिबेट किया। अब ऐसा क्यों हुआ सर, उसके पीछे का कारण देखिए सर। ठीक है, तो पीपरहाउ के जो भी जेम्स है, वहाँ जो पत्थर मिले हैं, मैंने आपको बताया, जो जेम्स के रूप में है, रिलिक्स के रूप में है सर। ठीक है, ये पेपे ने पर्सनली, वी विल सी, की एक तरह से देखने की कोशिश करिए तो वो डिस्कवर किए थे। अब ऐसा क्यों हुआ था सर, गेटिंग ओपर्ड, ओके, क्योंकि उसको जो जमीन मिली थी ना, ये जमीन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एलोकेट की थी सर। समझ में आया कि नहीं आपको सर, गेटिंग ओपर्ड, ओके। तो पेपे ने कोई सरकारी जमीन के ऊपर इसकी डिस्कवरी नहीं की है, समझे कि नहीं समझे। उस टाइम पे पेपे अपने यहाँ भारत में रह रहा था, मैंने आपको बताया ना सर। ठीक है, तो विल फाइंड कि वो कह रहा है कि ये तो हमारी पर्सनल जमीन थी। अबे तुम्हारी जमीन थोड़ी थी, तुमने भारतीयों को मार मरा के सर कैप्चर किया हुआ था, अब तुम ये कह रहे हो ये पर्सनल जमीन है। और फिर वो वहां से लेके चला गया है प्राइवेटली हेल्ड, उसकी फैमिली 127 साल से, क्योंकि आप देखिए 1898 से लेके 2025 तक का टाइम पीरियड देखने की कोशिश करोगे तो कितने होंगे, 127 ईयर्स के आसपास का टाइम पीरियड आपको मिल जाएगा, राइट, ओके। तो भारत के लिए बहुत ही एक टफ था कि भाई हम कैसे उसकी ओनरशिप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, हमारे पास लेजिस्लेटिव एक्शन भी कम था। हमने भारत में कानून पास किया है जिसका नाम है एंटिक्विटीज एंड आर्ट एंड ट्रेजर्स एक्ट ऑफ 1972। आप पीछे देख रहे हो ना, ये कानून है सर। ठीक है, एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट ऑफ 1972। ये कानून में प्रॉब्लम ये है कि ये कानून आया है 1972 में। अब जो भी घटना पहले हो चुकी है, बिफोर हैंड हो चुकी है, उसके ऊपर कैसे क्लेम करेंगे सर, ओके। तो भारत में लेजिस्लेटिव जो एक्ट है या लेजिस्लेशन है, ये भी हमको हेल्प नहीं कर रहा है। इट इज नॉट हेल्पिंग अस टू ब्रिंग आउट द जेम्स एंड अदर मॉन्यूमेंट्स, जो भी या आर्टिफैक्ट जो भारत के बाहर चले गए हैं, स्मगल वगल किया है लोगों ने सर। ठीक है ना, गेटिंग ओपन, ओके। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम हमारा प्रेशर मारते रहेंगे, हम हमारा कुछ रास्ता करते हैं सर। ठीक है, तो हमने डिप्लोमेटिक प्रेशर लगाया, लीगालिटी के क्लेम को दूसरी तरह से ऑल्टर करवाने की कोशिश की। हमने समझ में आ गया कि इंडिया ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, भारत सरकार कैसे पार्टिसिपेट करेगी सर। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमने बुधा का ही रास्ता अपनाया। कैसे बुधा का रास्ता अपनाया, हमने पीपीपी का रास्ता पाया। अब आप पूछोगे कि हाउ डज पीपीपी वर्क्स अराउंड सर। ठीक है, तो आपने कभी सोचा है दोस्तों कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार के ऊपर भारत में जो एंशियंट हमारी हेरिटेज थी और जो बाहर चली गई है, उसको वापस रिक्लेम किया गया कैसे। तो हमारे यहाँ पे एक ग्रुप है जिसका नाम है गोदरेज ग्रुप सर। ठीक है ना, आदि गोदरेज और उनकी जो फैमिली है, गोदरेज बहुत ही पारसी बिजनेस फैमिली है सर। ठीक है, और उनको हमने इंटरवीन करने के लिए कहा। अब उन्होंने कहा कि भाई देखो हम लेके आएंगे, हम ये जो सॉथबीज करके जो संस्था है जिसने इसका ऑक्शनिंग रखा है, हम उनसे खरीद लेते हैं। अब देखिए भारत सरकार खरीदेगी तो बहुत बड़ा सवाल आएगा। इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल ट्राई टू परचेज इट डायरेक्टली, तो लीगलिटी के ऊपर आएगा, एथिकल इश्यूज के ऊपर आएगा, कितना पैसा दिया, कितना नहीं दिया, कितने करोड़ रुपए दिए, तो बहुत सारे इसके ऊपर इश्यूज चल सकते हैं सर। गेटिंग पॉइंट, ओके। तो गोदरेज ग्रुप को हमने कहा, गोदरेज ग्रुप को, ये आप देख रहे हो ना, ये गोदरेज फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव है सर। ठीक है, इनको ये इंटरवीन करते हैं और इन्होंने कहा कि भाई चलो हम आएंगे सर, है ना। तो पिरोशा गोदरेज है इनका नाम सर, ओके। इन्होंने भारत सरकार के तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से या भारतीयों की तरफ से रिप्रेजेंटेशन करते हुए इन्होंने सॉथबीज को लिखा, कहा कि हम खरीद लेते हैं सर। ठीक है, तुम ऑक्शनिंग मत करो, हम इसका पैसा नहीं बताएंगे पब्लिक को, क्योंकि देखिए दो चीज हो सकती है। अगर सरकार वी विल सी की पैसा देगी तो इसके ऊपर बहुत सारे एथिकल इश्यूज आएंगे, बोले क्यों इतना सारा पैसा दे दिया, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, और फिर अलग ही 3-4 प्रकार की डिबेट हो जाएगी भारत के अंदर, राइट सर। ठीक है, पर एक इंडस्ट्रियल फैमिली अपने लिए दे रही है तो क्या गलत है सर, गेटिंग ओपन, ओके। तो इससे दो चीज हुई, मिडिल पाथ निकल के आया, राइट, ओके। तो गवर्नमेंट ने कोई भी प्रकार का कमर्शियल ट्रांजेक्शन नहीं किया है, वरना तो इससे वी विल सी की एथिकल इश्यूज होते। दूसरा क्या होता है कि लोग इसके ऊपर सरकार को ब्लैकमेल करना शुरू करेंगे सर। ठीक है, आज आप बुधा के जेमस्टोन्स लेके आओ, कुछ XYZ अमाउंट देके सरकार खरीद रही है, फिर दूसरे दिन कुछ और वस्तु है, वी विल सी की कोई क्लेम करेगा कि इसको भी वापस लेके आओ, इतना करोड़ रुपया दो वरना देंगे सर, नहीं देंगे। तो फिर अल्टीमेटली होगा क्या, व्हाट्स गोना हैपन, हमारी जो सोवरेन एक तरह की हमारी जो अथॉरिटी है सर, है ना, उसके ऊपर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे कि इंडिया हर बार अपनी ही धरोहर को पैसे देके खरीद रही है। तो सरकार ने नहीं खरीदा है, ये प्राइवेट एक इंडस्ट्रियल फैमिली है, उनके द्वारा, गोदरेज फैमिली के द्वारा खरीदा गया है। और गोदरेज फैमिली ने सरकार को कहा कि एक काम करो, ये जो जेम्स लेके हम लोग आए हैं ना सर, ठीक है, ये जो जेम्स है, ये आप मेरे पीछे देख पा रहे हो,
इस जेम्स को आप वहाँ पे म्यूजियम में रख दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। सो द गोदरेज फैमिली हैज एग्रीड टू अ लोन ऑफ अ लार्जर पोर्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ द नेशनल म्यूजियम, टू कलेक्शन टू द नेशनल म्यूजियम फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years एंड डिस्प्ले द एंटायर कलेक्शन फॉर 3 months अपॉन इट्स अराइवल। अब देखिए ये मिडिल पाथ है। गोदरेज फैमिली ने क्या कहा कि भाई चलो तुम एक काम करो, तुम ये रेलिक्स जो भी है इनको रखिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, दिस आर द रेलिक्स अराउंड सर, ठीक है। ये रेलिक्स को तुम एज इट इज रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ 5 साल तक डिस्प्ले में रखो, लोग आएंगे देखेंगे ये जितने भी जेमस्टोन्स है, क्योंकि आधे से ज़्यादा रेलिक्स तो थाईलैंड के पास है, आधे तो कहीं और गायब भी हो गए हैं सर, ठीक है। तो इस तरह से पीपीपी का उपयोग किया गया है इन दी वी कैन से क्लेमिंग रिक्लेमिंग ऑफ द एंशिएंट हेरिटेज, जो हमारी लॉस्ट हेरिटेज एक टाइम के ऊपर हुई थी। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग थीम लाइन आपको यहाँ से देखने को मिलता है, और वी वर एबल टू सिक्योर इट बैक। अब दोस्तों ये तो एक एग्जाम्पल है कि जहाँ पे हमने पीपीपी का यूज़ किया है। बहुत बार हमारी जो इंडस्ट्रियल ये तो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इनके द्वारा इस तरह की चीज़ें हम लोग ने वी कैन से प्रमोट की गई है। जैसे आपने देखा होगा भारत सरकार एक स्कीम चलाती है एडोप्ट हेरिटेज की स्कीम सर, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा व्हाट इज़ दिस एडोप्ट हेरिटेज स्कीम, एडोप्ट हेरिटेज स्कीम के अंदर भी यही चीज़ देखने को मिलती है। इसके पहले भी अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो टीपू सुल्तान की तलवार को लाया गया था बाय विजय माल्या सर, वही विजय माल्या जो बाद में लंदन चले गए, बाद में इन्होंने तलवार को बेच दिया था। पर ये 2003 में टीपू की तलवार को वापस खरीद के लेके आए थे, क्योंकि अंग्रेज टीपू को हराने के बाद इसको भारत के बाहर लेके गए थे सर, ठीक है। एक और हेरिटेज का मुद्दा निकल के आया है कोहिनूर का, क्योंकि भारत अभी भी कोहिनूर को क्लेम नहीं कर पा रहा है, राइट, ओके। तो बहुत बड़े इसके ऊपर इश्यूज भी आपको देखने को मिलते हैं कि भाई हमें कोहिनूर कब मिलेगा, हमें कोहिनूर कब मिलेगा, क्योंकि कोहिनूर जो है वो महाराजा दलीप सिंह के पास से अंग्रेजों ने प्राइवेट ट्रीटी करके ले लिया था, और हमारे पास कानूनी कोई ऑप्शन नहीं है, हम अपना प्रयत्न कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ने कहा है कि भाई कोहिनूर को लाने में अभी हमें दिक्कत हो रही है, तो लेट अस सी क्या होगा सर, ठीक है। और इसके ऊपर यूपीएससी ने करंट अफेयर्स के ऊपर या वी विल सी की पहले सवाल भी पूछा हुआ है, और इंटरेस्टिंगली एक सवाल यूपीएससी के द्वारा यही पूछा गया था, जहां यूपीएससी ने ये कहा था कि सेफगार्डिंग द इंडियन हेरिटेज इज द नीड ऑफ द आवर सर, ठीक है ना, हमें इंडियन हेरिटेज को आज की तारीख में बचाना है, वो नीड ऑफ द मूवमेंट है। 2018 के अंदर ये सवाल आया था सर, ठीक है। तो आपको इसके कंटेक्स्ट में भी ध्यान रखना है कि भाई व्हाट आर द लीगल इश्यूज, एथिकल इश्यूज, commercial significance of this kind of transactions taking place around, and can we bring all of the heritage, क्योंकि देखिए हमारा पूरा धरोहर बाहर चला गया, ये गोरे सब लेके चले गए हैं सर, ठीक है। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग सेशंस के लिए मुझे ज़रूर से बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और भी क्या हम लोग हेरिटेज के ऊपर रिक्लेम कर सकते हैं, कैसे क्लेम कर सकते हैं, दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव है कि नहीं है, वो भी बताना। बाकी 3 day ट्रायल अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक अवेलेबल है। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग सेशन के साथ वापस मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट।